नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा दोपहर 12 बजे के समाचार लेकर हाजिर हूं। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक के महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम घोटाला मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। बेल्लारी में एक सांसद और 3 विधायकों के ठिकानों पर छापेमारी। समूचे उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी। राजस्थान के लिए रेड तो वहीं दिल्ली के लिए अगले कुछ दिन तक ऑरेंज अलर्ट जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का स्विट्जरलैंड दौरा सफल। भारत में स्विट्जरलैंड से $100 बिलियन के निवेश की उम्मीद। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का एक और चेहरा आया सामने। कनाडा से पाकिस्तानी नागरिक के अमेरिका को प्रत्यर्पण की एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने दी जानकारी। पाकिस्तानी नागरिक कर रहा था आईएसआईएस की मदद। और लॉस एंजेलिस में हिंसक प्रदर्शनों के बीच कई जगहों पर आगजनी और लूटपाट। कई हिस्सों में कर्फ्यू जारी। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने से जुड़ी हुई खबरों के साथ। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। बात चाहे रेल कनेक्टिविटी की हो, सड़कों के जाल की हो, हवाई कनेक्टिविटी की या फिर जलमार्ग से व्यापार की, आज भारत का दमखम पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया इसकी कायल है। – 2014 से पहले की तस्वीरों को याद कीजिए, जहां खास्ता हाल सड़कें, घंटों देर से चलती रेलगाड़ियां और जब आम लोगों के लिए हवाई सफर एक सपना हुआ करता था। आज वहीं भारत 11 वर्षों के बाद पटरियों पर फर्राटा भर रहा है। सड़कों का जाल देश की जीवन रेखा बन चुकी है। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, तो वहीं जलमार्ग देश की अर्थव्यवस्था को नई धार दे रही है। पूर्णतः स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, 5 स्टार रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज चेनाब, देश का पहला केबल रेल ब्रिज अंजी या फिर उत्तर पूर्व के सभी राज्यों तक पहुंच बनाने वाली भारतीय रेल विकसित होते नए भारत की गाथा गढ़ रही है। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। अब कश्मीर के सेब कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे और समय पर पहुंच पाएंगे। चेनाब का ब्रिज एक बहुत बड़ा टेक्निकल मार्वेल है। इसको बनाने में कई तरह की चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को फेस करके बनाया गया। आप इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को अगर देखें तो इस ब्रिज का डिज़ाइन 260 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड और जो जोन 5 सिस्मिक जोन के हिसाब से उसका डिजाइन है। USBRL के पूरा हो जाने से न सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेगी बल्कि यहाँ के लोगों की तकदीर भी बदलेगी। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ यहाँ पर सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि क्षेत्रीय गतिशीलता को भी, यहाँ पर रोजगार सृजन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। कहते हैं जहां सड़क जाती है वहां विकास आता है। 2014 के पहले और 11 साल बाद 2025 की अगर हम तुलना करें
तो 2014 में सिर्फ 91,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग था, जबकि 2025 तक यह संख्या बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर से भी अधिक हो चुकी है। एक ऐसा भी समय था जब आम लोगों के लिए एयरपोर्ट एक सपना था, लेकिन 2014 के बाद से भारत ने इस क्षेत्र का भी कायाकल्प कर दिया है। 2014 में देश में सिर्फ 74 हवाई अड्डे थे, जो 2025 तक बढ़कर 2 गुने से भी ज्यादा, 150 से भी ज्यादा हो गए। वहीं 2014 के बाद मोदी सरकार ने जल मार्गों को भारत के विकास की धारा बना दिया। अब भारत के बंदरगाहों पर सिर्फ जहाज नहीं लगते, बल्कि लगते हैं भविष्य के विकास का लंगर। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 1 दशक में भारत ने खेलों में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। केंद्र सरकार ने खेलों को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाते हुए खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर प्रदान किए हैं। खेलो इंडिया पहल, यूनिवर्सिटी गेम्स, यूथ गेम्स, विंटर गेम्स और पैरा गेम्स जैसे आयोजनों ने न केवल जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी शानदार सफलता दिलाई है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत में स्पोर्ट्स अब एक कल्चर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है, और जितना ज्यादा भारत में स्पोर्टिंग कल्चर बढ़ेगा, उतना ही भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। खिलाड़ियों को अपना प्रदर्शन बेहतर करने, खुद को लगातार कसौटी पर कसने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच खेलना, ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना बहुत जरूरी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपनी नीतियों में हमेशा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा। आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित होते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स होते हैं। यानी साल भर अलग अलग स्तर पर पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर लगातार स्पर्धाएं होती रहती हैं, जिसके परिणाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में लगातार दिखाई दे रहे हैं। खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन पर सरकार का जोर तो है ही, साथ ही इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए 2036 में देश में ओलंपिक के आयोजन की भी योजना है। साथियों, जैसे हमारे खिलाड़ी हमेशा बड़े लक्ष्य लेकर चलते हैं, वैसे ही हमारा देश भी बड़े संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए पूरा जोर लगा रहा है। जब भारत में ओलंपिक होगा तो वो भारत के स्पोर्ट्स को एक नए आसमान पर ले जाएगा। खेल के क्षेत्र में भारत का पिछला 1 दशक उत्कृष्ट उपलब्धियों से भरा है, जिसमें ऐतिहासिक उपलब्धियां और वैश्विक स्तर पर पहचान शामिल है। सरकार ने अपनी योजनाओं के जरिए एथलीटों को उनके करियर के हर दौर में सहायता प्रदान की। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को 3,794 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। खेलो इंडिया के लिए 1,000 करोड़ रुपए, एनएसएफ के लिए 400 करोड़ रुपए और एसएआई के लिए 830 करोड़ रुपए शामिल हैं। खेलो इंडिया और पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान जैसी पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के एथलीटों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। बुनियादी ढांचे के निर्माण और ग्रामीण व जमीनी स्तर पर प्रतिभा को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। दिव्यांगों के लिए खेलकूद जैसी योजना से समावेशी और सहभागी खेलों को भी बढ़ावा मिला है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट उपलब्धियों और खेल कौशल को सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल को भारत के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख माध्यम मानते हैं। उनका कहना है कि जब कोई देश खेलों में आगे बढ़ता है तो देश की साख भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बेहतर होता है।
इसीलिए आज खेल भारत के विकास से जुड़ गया है। मोदी सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल में कृषि में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। किसानों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं ने किसानों की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने प्राकृतिक आपदाओं के समय फसलों के होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बड़ा सुरक्षा कवच दिया। पीएम फसल बीमा योजना से 23 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिला। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। फसल बीमा योजना में सुधार हो, एमएसपी को 1.5 गुना करने का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हो, छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ते दर से बैंक से कर्ज मिले इसकी व्यवस्था हो, ये सारे प्रयास छोटे किसानों की ताकत बढ़ाएंगे। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के कृषि क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन आया है, जो बीज से बाजार तक के दर्शन पर आधारित है। देश में खेतीबाड़ी मौसम पर आधारित है। ऐसे में मौसम की मार से किसानों को बचाने के लिए मोदी सरकार ने साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की, जिसका मकसद किसानों का जोखिम कम करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को एक सरल, किफायती और व्यापक फसल बीमा उत्पाद प्रदान करना है। एक राष्ट्र एक फसल एक प्रीमियम सिद्धांत का पालन करते हुए पीएम फसल बीमा योजना ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, चक्रवात, भारी और बेमौसम बारिश, बीमारी और कीटों के हमले आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ एक व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना की सफलता और क्षमता को देखते हुए इस वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 69,515.71 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ इस योजना को साल 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। उन्नत तकनीक का लाभ उठाकर इस योजना ने फसल नुकसान के आकलन और दावा निपटान में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता में सुधार किया है। जैसे जैसे यह योजना अपने अलग चरण में आगे बढ़ रही है, किसानों को सशक्त बना रही है। अनावृष्टि हो, ओलावृष्टि हो और हमारी फसल नष्ट हो गई हो, तो जो फसल बीमा योजना से हमें रकम मिलती है उससे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर दे रही है और ये अच्छी बात है कि हर कोई अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो। फसल बीमा योजना है, इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होता है। 14 दिन के अंदर अगर फसलें नष्ट हो जाती हैं तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करती है और थोड़ा बहुत खाते से कट जाता है, लेकिन बहुत बड़ा लाभ है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। जैसे किसान सम्मान निधि है, किसान बीमा योजना है और फसलों के मूल्य में वृद्धि बराबर हर साल हो रही है। इस योजना के तहत फसल कटाई के 2 महीनों के भीतर दावों का निपटान होता है ताकि किसानों को शीघ्र मुआवजा मिल सके और वे कर्ज के जाल में फंसने से बच सकें। इस योजना में फसल हानि के सटीक आकलन के लिए उपग्रह इमेजिंग, ड्रोन और मोबाइल ऐप जैसी उन्नत तकनीकें सटीक दावों का निपटान सुनिश्चित करती हैं। इस योजना में खरीफ, खाद्य और तिलहन फसलों के लिए किसान द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम 2% है। रबी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए यह 1.5% है और वार्षिक, वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए यह 5% है। शेष प्रीमियम पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के शुरू होने से लेकर अब तक 23 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिला है। 1.75 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान हुआ है और 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में योजना चल रही है। किसानों को भारत के विकास के प्रमुख हितधारकों और चालकों के रूप में पहचाना जाता है। जैसे जैसे भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, इसके सशक्त किसान देश को खाद्य सुरक्षा से लेकर वैश्विक खाद्य नेतृत्व तक ले जाने के लिए तैयार हैं। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण को लेकर नियम बदल गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद आईजी स्टाम्प ने विवाह पंजीकरण के नियम में काफी बदलाव कर दिया है। अब सहायक निबंधक कार्यालय में विवाह पंजीकरण कराने के दौरान वर और वधू पक्ष के रक्त संबंधी यानी माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी या बालिग पुत्र पुत्री की मौजूदगी अनिवार्य होगी। साथ ही विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहित या अन्य का शपथ पत्र लगेगा और विवाह पंजीकरण के दौरान उनकी गवाही भी दर्ज हो सकती है। हालांकि पंजीकरण अधिकारी को यह अधिकार होगा कि अगर वो विवाह की प्रामाणिकता से पूरी तरह से संतुष्ट हो तो वो रिश्तेदारों को उपस्थित होने में आंशिक या पूर्ण छूट दे सकता है। तो उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण को लेकर के नए नियम सामने आए हैं, जिसमें विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहित या अन्य का शपथ पत्र भी देना होगा। साथ ही साथ विवाह पंजीकरण के दौरान उनकी गवाही भी दर्ज हो सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के कथित वाल्मीकि घोटाले के संबंध में धन शोधन जांच के तहत आज बेल्लारी में एक सांसद और 3 विधायकों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। धन शोधन का मामला कर्नाटक पुलिस और सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकियों से सामने आया है। प्राथमिकियों में आरोप लगाया गया है कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम के खातों से करोड़ों रुपए की धनराशि को फर्जी खातों में भेजा गया और फर्जी संस्थाओं के माध्यम से काले धन को सफेद में बदला गया। ईडी ने आरोप लगाया है कि वाल्मीकि कोष से निकाले गए धन का इस्तेमाल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र में किया गया था। और इधर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए सम्मेलन के अवसर पर चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ज्ञानेश कुमार ने चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए स्टॉकहोम सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वीडन की अपनी यात्रा के दौरान अलग अलग चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुखों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों का उद्देश्य चुनाव प्रबंधन और लोकतांत्रिक सहयोग में भारत की दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करना है। द्विपक्षीय बैठकों के दौरान सीसी ज्ञानेश कुमार ने कई चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आमने सामने चर्चा की, जिसमें वैश्विक चुनावी अनुभवों और नवाचारों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ खुद कार्रवाई नहीं कर पा रहा है तो भारत की सेनाएं सरहद के पार और उस पार आतंकवाद मिटाने में सक्षम है। भारत चाहता है कि आतंकवाद पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया से खत्म हो, क्योंकि यह पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती है। साथियों, मैंने तो पहले भी पाकिस्तान को सलाह दी थी और आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आपसे पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो भारत आपकी मदद करने को पूरी तरह से तैयार है। भारत की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ सरहद के इस पार
और सरहद के उस पार भी कार्रवाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके साथ ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का एक और चेहरा सामने आया है। पाकिस्तान के आतंकी दुनिया के कई देशों में छिपे हुए हैं। खबर कनाडा से है। कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद शाहजेब खान को ISIS को सहायता देने और आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने के प्रयास के आरोप में अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक काश पटेल ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मोहम्मद शाहजेब खान पर कनाडा से न्यूयॉर्क की यात्रा करने और ब्रुकलिन में एक यहूदी केंद्र में ISIS की मदद से बड़े स्तर पर गोलीबारी की योजना बनाने का आरोप है। उसने इजराइल में हमास आतंकवादी हमले के 1 साल पूरे होने पर 7 अक्टूबर 2024 को हमले की योजना बनाई थी। खान को 4 सितंबर 2024 को कनाडा में गिरफ्तार किया गया था। काश पटेल ने जानकारी दी कि अब वो अमेरिका पहुंच चुका है और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का सामना करेगा। उन्होंने कहा कि ये मामला दुनिया के हर कोने में आतंकवाद के लगातार खतरे की याद दिलाता है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से स्वीडन के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले पीयूष गोयल स्विट्जरलैंड की यात्रा पर थे। इस दौरान पीयूष गोयल ने स्विट्जरलैंड के बर्न में स्विस उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लाइफ साइंसेज समूह नोवार्टिस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में स्विट्जरलैंड से $100 बिलियन का निवेश आने की संभावना है। हम स्विट्जरलैंड से आने की संभावना रखते हैं क्योंकि उन्होंने कमिट किया है FTA में, उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और कई सेक्टर्स में निवेश की संभावना दिखती है। स्पेस के सेक्टर हो, हाई प्रिसिशन इंजीनियरिंग हो, फूड प्रोसेसिंग हो, फार्मास्यूटिकल्स हो। मैं समझता हूँ कि स्विट्जरलैंड ने जो टेक्नोलॉजी में अपनी एक नाम हासिल किया है उसका पूरा लाभ भारत ले पाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 7 दिन के विदेश दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि यूरोपीय संसद के सदस्यों के साथ बातचीत करके बहुत खुशी हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने आगे लिखा कि भारत यूरोपीय संघ के मजबूत संबंधों के लिए उनके समर्थन का स्वागत किया। आतंकवाद के खिलाफ खुद की रक्षा करने के भारत के अधिकार के बारे में उनकी समझ की भी सराहना की। उन्होंने ये भी लिखा कि वैश्विक विकास और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। और आज संत कबीरदास की जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, सामाजिक समरसता के प्रति आजीवन समर्पित रहे संत कबीरदास जी को उनकी जयंती पर मेरा कोटि कोटि नमन। उनके दोहों में जहां शब्दों की सरलता है वहीं भावों की प्रगाढ़ता भी है। इसलिए आज भी भारतीय जनमानस पर उनका गहरा प्रभाव है। समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में उनके योगदान को हमेशा श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाएगा। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया है। संत कबीरदास जी ने अपनी साखियों और दोहों के माध्यम से सामाजिक समानता, शांति और भाईचारे पर बल दिया। उनकी रचनाओं में हमें यही आदर्श देखने को मिलते हैं और आज के युग में भी वे उतने ही प्रेरक हैं। कबीरदास जी ने सामाजिक समरसता पर विशेष जोर दिया। वे अपने समय से बहुत आगे सोचते। उस समय जब विश्व में अवनति और संघर्ष का दौर चल रहा था, उन्होंने शांति और सद्भाव का संदेश दिया और लोकमानस को एकजुट करके मतभेदों को दूर करने का काम किया। उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और लोगों से अपील की वे धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोगों को ज्ञान के आधार पर माने, उनका सम्मान करें। उनकी बातें आज सदियों बाद भी उतनी ही प्रभावी है।
और मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से सीधे जुड़ गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आइजोल को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली इस ट्रेन का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। लुमडिंग डिवीजन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की बैराबी सैरांग नई ब्रॉड गेज लाइन परियोजना का स्पीड ट्रायल किया गया। ये मार्ग कठिन पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरता है और जल्द ही इस रूट पर यात्रियों के लिए भी ट्रेनें शुरू कर दी जाएंगी। इससे मिजोरम के लोग दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक सीधी ट्रेन यात्रा कर सकेंगे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।